बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, आजकल पुलिस बड़ी एक्टिव हुई भी है। होटल्स में छापे मार रही होती है। आपने देखा होगा छोटे मोटे जो होटल्स नहीं होते अक्सर जो शहरों में बनाए हुए होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके अटैक कर रही होती है, वहाँ पे जाके रेड्स कर रही होती है। अब वहाँ पर ये क्या करते हैं, जो होटल्स के जो रूम्स हैं ना, उनके दरवाजे तोड़ देते हैं और फिर अंदर घुसते हैं। और फिर वहाँ पे जो कपल्स होते हैं अंदर, या कोई फैमिली है या मियाँ बीवी है, कोई भी है जो रह रहे होते हैं ना, तो उनके ऊपर उनको अटैक करते हैं, उनको ले जाते हैं पकड़ के, ठीक है, उनको अरेस्ट करते हैं और फिर उनकी वीडियोस बनाते हैं और फिर बड़े मज़े से जो है ना वो दिखाते हैं और आपको पता है फिर सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर देते हैं, जो कि देखने को आपको बहुत मिलती है। इस तरह के और भी छोटे छोटे जो गेस्ट हाउसेस आपको पता है ऐसे बहुत से बड़े शहरों में भी होते हैं, छोटे शहरों में भी होते हैं, वहाँ पर भी जाकर रेड्स करते हैं, इसी तरह की सेम हरकतें करते हैं। और फिर करते क्या हैं कि वहाँ पे जैसे अगर कोई पार्क्स आपको पता है जैसे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर कोई लड़का या लड़की बैठे वहाँ पर जाएंगे, या कहेंगे हाँ क्या कर रहे हो यहाँ क्या कर रहे हो, क्या लगते हो एक दूसरे को, ठीक है, निकाहनामा दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ, किस तरह साथ बैठे हो तुम लोग हैं। ये क्या चीज़ें सही है? पुलिस के पास कितना राइट्स है, क्या उनको ये करना चाहिए? इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, एक और छोटी सी बात, ये जो छोटे मोटे होटल्स होते हैं ना, वो उनके जो मालकान होते हैं ना वो आम शहरी होते हैं। ये रेड सारे उधर ही जाके करते हैं। ये जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स या 4 स्टार 3 स्टार होटल्स होते हैं ना, उधर नहीं जाते, उधर इनकी हिम्मत नहीं पड़ती। उनको पता है ना कि वहाँ के जो उनके मालकान हैं वो तो तगड़े होते हैं, उन होटलों पे तो हाथ ये लोग डाल ही नहीं सकते। तो जो छोटे मोटे शहरों में या फिर बड़े शहर में भी जो छोटे मोटे होटल्स होते हैं, जो छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस होते हैं ना, उधर जाकर ये रेट मारते हैं। उनमें बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो मतलब कोई ऐसी ख़वातीन जो इस काम के लिए नहीं होती, प्रोस्टिट्यूशन में नहीं होती हैं, या फिर कोई ऐसे कपल्स जो होटल में जाके डेट नहीं मार रहे या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो भी कपल्स में भी मतलब अटैक हो जाता है। असल जो रियल मियाँ बीवी होते हैं, भाई अटैक हो, रेट हो, किसी के ऊपर भी, चाहे किसी उस काम के लिए जाओ, चाहे मियाँ बीवी जाओ या कोई फैमिली गई हुई है, किसी तरीके से भी किसको राइट है, क्या ये राइट है या नहीं, पूछ लेते हैं। मैंने मुजफ्फर सलीम चीमा साहब जो है उनको यहाँ पर चीना साहब हैं, उनको यहाँ पे मधु किया है। मुजफ्फर सलीम चीना साहब को मैंने मधु किया है। चीना, नो इट्स नॉट द प्लंडरर, क्या है? इट्स अ सब कास्ट। नहीं, छीना है, क्या है छीना? ये किसके सरनेम से आपने छीना? ये जटों की सब कास्ट है। ये जट सब कुछ छीन क्यों लेते हैं? छीना छीनते नहीं है, रादर दे डिफेंड देमसेल्फ। अच्छा, अभी अपने आप को डिफेंड करने लग गए, मगर खैर केस कोई और है हमारा। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लॉन्ग टाइम, बड़े टाइम के बाद आप आए आज हमारे पास, और टॉपिक देखें कितना गर्म है। बिल्कुल ऐसा है, बड़ा आपने आज जो ऑर्डर ऑफ द डे है बेसिकली उस पर बात की है। तो जैसे कि टॉपिक है कि जो पुलिस रेड्स वगैरह करती है होटल्स पे या प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ है उन पे या पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए पुलिस को जो रेड करने का इख्तियार है, लेकिन वो जो इख्तियार है वो किसी कानून के तहत है, उसके ऊपर सर्टन राइडर्स लगे हुए हैं कि अगर वो फुल क्राइटेरिया फुलफिल किया जाएगा तब पुलिस को इख्तियार है कि वहाँ पे जाए। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, जैसे आपने बात की प्रोस्टिट्यूशन की, प्रोस्टिट्यूशन को अनअर्थ करने के लिए या स्पाई इंफॉर्मेशन पे किसी जगह रेड करने के लिए जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसमें एक जो जजमेंट दे दी हुई है कि वो ये गलत है, उस पर FIR रजिस्टर करना गलत है कि आप इस चीज़ को ढूंढने निकल जाएं कि वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन हो रही है और आप स्पाई इंफॉर्मेशन पे जाके वहाँ पे FIR नहीं दर्ज कर सकते। और दूसरी जो बात रह गई कि इस तरह रेड करके, क्योंकि जहाँ पे रीज़नेबल ग्राउंड्स हों उनके पास, अब ये जो रीज़नेबल ग्राउंड्स है ये बड़ा एक कानून में जो टर्म है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मगर मुझे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान में ये चादर और चार दीवारी का कानून कितना तहफ़्फ़ुज़ देता है आवाम को? चादर और चार दीवारी के कानून को हमारा आईने पाकिस्तान, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम है, सबसे
लॉज उसके बाद आते हैं, क्योंकि जो लॉज हैं वो एमिनेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल जो है हमारा 14 है, हम इसको साथ पढ़ेंगे आर्टिकल 2A के साथ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 9 है और आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 में वाज़े तौर पे ये दर्ज है कि डिग्निटी ऑफ ए मैन और जो प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। आप किसी भी सूरत में सोच भी नहीं सकते कि आप इसको ब्रीच करेंगे। तो लेकिन यह है कि वो कानून के ताबे है, यानी लेट से कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है तो आप उस जुर्म के पीछे आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ मियरली एक सस्पिशन की बुनियाद पे जो कि अनरीजनेबल है, आप किसी के घर में, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो लफ्ज़ है ना डिग्निटी ऑफ ए मैन, यहाँ पे डिग्निटी का जो मीनिंग है ये बड़ा वाइडर मीनिंग है। डिग्निटी का मतलब ये है कि किसी भी शख्स को ट्रीट करना विद रिस्पेक्ट, उसकी फ्रीडम का ख्याल करना, उसकी प्राइवेसी का ख्याल करना, तो ये डिग्निटी होती है। आपका फ्रीडम और प्राइवेसी वाली बात तो ठीक है, मगर मैं एक और बात आपको एक और पूछना चाहूँगी कि देखें ये जो छोटे छोटे होटल्स और गेस्ट हाउसेस हैं, यहाँ पर गलत काम तो हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, ये बच्चे जो पकड़े जाते हैं ये मोस्टली तो कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पकड़े जाते हैं, गलत काम तो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब पुलिस को पता है गलत काम है, हमें भी पता है ये गलत काम है, पकड़ना तो अगर है उनको तो ये पकड़ तो उनकी ठीक है, मगर ये जो तरीकाकार है ये ठीक नहीं है। अब पुलिस अगर पकड़ना चाहती है उनको तो वो क्या सही तरीका है, कानून क्या है कि किस तरीके से इन बच्चों को पकड़े कि जो गलत काम करें तो इसका जो है इन पे रेट करें? पहली तो बात ये है कि जो हम कहते हैं कि ये गलत काम हो रहे हैं, नहीं मैं पुलिस का साथ भी दूंगी यहाँ पर कि ये काम गलत है सर, ये बात एक्सेप्ट तो करें ना। देखें नहीं, देखिए मैं तो ये कहूँगा कि जो पुलिस है, पुलिस को भी कानून के मुताबिक ही चलना है। हाँ। अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है हाँ। तो उसके लिए फिर मैंने वही कहा कि रीजनेबल ग्राउंड्स होनी चाहिए ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि अगर एक बंदे पे आपको शक है तो शक की बुनियाद पे आप उसके घर में घुस जाएं जाके, नहीं। या आप उसका दरवाजा तोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कानून क्या है ये जरूर बताएं। मैं बता रहा हूं कि आर्टिकल जो 14 है कानून हमारे आईन पाकिस्तान का, इसके अलावा सेक्शन 103 है हमारे CRPC का, वो ये कहता है कि जब आपने कोई पब्लिक प्लेस या कोई होम या डिवेलिंग प्लेस आपने सर्च करनी है तो उसके लिए आपको जो 2 इनहैबिटेंट्स ऑफ लोकेलिटी है, यानी कि इर्द गिर्द के जो 2 लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, आप उनको बतौर गवाह साथ लेके जाएंगे। अगर आप वो नहीं आ रहे तो आप उनको नोटिस सर्व करें और वो आएँ। अगर पॉसिबल हो तो सबसे पहले आप, अगर वो प्राइवेट प्लेस है जैसे फार्म हाउसेज हैं, तो आपको चाहिए कि आप पहले वारंट हासिल करें, आप सर्च वारंट लेके आएँ, उसके बाद वहाँ पे आप दाखिल होएं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इतनी अर्जेंसी है और ऑफेंस वहाँ पे बहुत बड़ा कोई हो रहा है तो कानून आपको इजाज़त देता है कि आप वहाँ पे दाखिल हों, लेकिन फिर वही बात के रीजनेबल ग्राउंड हो। और पुलिस रूल्स जो 1934 है। सर एक सेकंड, ये वाला जो आर्टिकल है इस पर थोड़ी सी बात कर लें कि मतलब इसका मतलब है कि 2 गवाह, उधर कोई रहने वाले रिहायशी, कोई होटल के जानने वाले, कोई वेटर, किसी ने कोई अगर शिकायत कर दिया, उनमें से कोई बस 2 बंदा गवाह करके ले जाओ तो फिर ये दरवाज़ा तोड़ा जा सकता है, होटल के कमरे के अंदर घुस सकते हैं दरवाज़ा तोड़ के? ये सवाल है। नहीं, देखिए जो प्रॉपर्टी को डैमेज करना है ये इस तरह इसको हम बोलते हैं आपको इनग्रेस। प्रॉपर्टी की पड़ी है सर, मैं बोल रही हूँ इंसान का रिश्ता, इंसान की पूरी चीजें जो हैं वो डैमेज हो रही हैं, इंसान डैमेज हो रहा है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखिए अगर आप अंदर, इसको हम बोलते हैं इनग्रेस। अच्छा। CRPC में द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो, तो उसमें इनग्रेस करते हैं, जो हम अंदर एंटर होते हैं वो उतनी आप फोर्स यूज करेंगे जितनी रीजनेबल है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, और बिला वजह आप तोड़ नहीं सकते। वैसे जो ये प्रॉपर्टी कहते हैं जी तोड़ के दरवाजा अंदर चले जाते हैं, होटल्स की अगर आप बात करते हैं, सीढ़ियां रखते हैं दीवारों पे, कूद ढस, नहीं जंप करके दरवाजे तोड़े, ढस, खत्म। होटल्स में ऐसा नहीं होता। होटल्स में सर होता है। सर किधर बैठे हैं सर आप? होटल्स में वीडियोस पड़ी हुई हैं, होटल्स में सीढ़ियां नहीं लगती, होटल्स के अंदर जाते हैं, होटल्स के अंदर रूम्स हैं। ये छोटे छोटे होटल इन्हीं कामों में इसी तरह कूद कूद के तो जाके रेड करते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं सर। वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज के हवाले से है, आपका जो कंसर्न है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के हवाले से आप बात कर रही हैं कि जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, फार्म हाउसेज है, किसी का घर है या डिवेलिंग प्लेस है, वहां पे लेकिन आप पहले बाइफरकेशन करें, पब्लिक जो प्लेसेस है और जो है हमारी प्राइवेट प्लेसेस है। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस में कानून ये कहता है कि आपने अगर कोई ऑब्सीन एक्ट किया है, कोई इस तरह का काम जो कि दूसरों को एनॉय करता है,
तब पुलिस हरकत में आ सकती सर है। आपने कोई सीधा सीधा कानून बताना है जो कि बड़ा फंसा हुआ है, हमें समझ कोई नहीं आ रही। और अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इस पे ज़रूर बात करेंगे कि ये जो पिक्चर्स शाया कर देते हैं ना, वीडियोस अपलोड कर देते हैं पूरी पूरी, ठीक है, आगे कोई पुलिस का बंदा बैठा होता है, मैं पकड़ा है, मैं फड़ा है, लड़कियों को मैं फड़ा है, उनकी मुंह की तस्वीरें लगा लगा के, तो उनके शक्लें, उनकी पूरी हुलिये दिखा दिखा के कि किस जगह से पकड़ा गया है, इस कमरे से पकड़े गए हैं, इस बिस्तर से पकड़े, क्या कर रहे होते हो, किस तरीके की चीज़ें लोगों को नुमाया कर रहे होते हो भाई। किसी की प्राइवेसी, किसी की एक शटर है भाई, किसी की चादर, ये जो बात हो रही है चादर चार दीवारी, ये कानून है, ये कानून को फॉलो क्यों नहीं किया जाता भाई? किसी की प्राइवेसी को उस तरह से क्यों दिखाया जाता है, नुमाया किया जाता है, किसी की शक्ल दिखा के, किसी की तस्वीर दिखा के, किसी की वीडियोस अपलोड करके। यार क्या तुम लोग को कितने कोई। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कॉल कीजिएगा, इस पर बात करेंगे आज। वेलकम बैक। जी हम बात कर रहे हैं जो रेड्स मारते हैं पुलिस वाले, और ये जब इस तरह की पिक्चर्स जो है लड़कियों की, बच्चियों की, लड़कों की भी, और इस तरह से नुमाया कर देते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। एक कोई पुलिस वाला हीरो बन के ना ऐसे छाती खोल के खड़ा होता है, बड़ा ओह मैंने पकड़वाया है, ठीक है, सीना चौड़ा करके ऐसे खड़ा होता है, मैंने रेड करवाया, कोई उसकी वीडियो बना रहा होता है सोशल मीडिया पे, वो जो बच्ची है उसके भी पीछे उसके ख़ानदान वाले लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ये किसी की प्राइवेसी है, उसका जो भी कोई उसकी गलती है, उसकी कोई उसका काम है या उसका प्रोफेशन है, जो भी है, अगर वो इस तरह से लोगों के सामने किसी की प्राइवेसी को दिखाना है, बताना है, नुमाइश करनी है, कानून क्या कहता है इस बारे में आपसे पूछते हैं। जी बिल्कुल, कानून में कतई तौर पे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि अगर कोई शख्स पकड़ा जाता है, सबसे पहले हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए, जो पुलिस का काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना। अगर एफआईआर दें और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि उसकी जजा सज़ा का फैसला अभी कोर्ट ने करना है, वो अभी सिर्फ मुल्ज़म है, वो मुजरिम नहीं है। तो जब तक कोई शख्स मुजरिम नहीं बन जाता, इवन के जो कोई अगर मुजरिम भी बन जाए, उसके पास राइट ऑफ अपील होता है, तो उससे पहले अगर आप उसको पब्लिसाइज करेंगे तो ये कानूनन तौर पे खुद से एक जुर्म है। और पुलिस में इस जो रूल्स हैं 1934 उसमें, और जो हमारे जो लॉज हैं दूसरे, उसमें कतई तौर पे इसकी इजाज़त नहीं है। साइबर क्राइम्स के आज का हवाले इसका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, FIA में इसके हवाले से आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। किसी को अनड्यूली तौर पे इस तरह पब्लिसाइज करते हैं उसकी परमिशन के साथ, उसकी अगर पिक्चर्स आ जाती है, कल कला को वो बंदा बरी हो जाता है, तो ऐसी सूरत में वो जो डैमेज है वो इरेपरेबल होता है। तो ये बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है और ये गैर कानूनी फेल है पुलिस के पार्ट पे। अच्छा, पुलिस जो है किसी तकरीब में या निजी इज्तिमा में मुदाखलत का हक रखती है, जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। किसी की पार्टी हो रही हो, कोई GT, कोई फंक्शन, कोई ऐसी कोई डांस पार्टी हो रही हो किसी की तरफ, तो ऐसे अटेम्प्ट कर सकती है, जा सकती है, मुदाखलत कर सकती है? देखिए, पुलिस के पास तब इख्तियार है जब अनॉयंस टू द पब्लिक हो, यानी जो जनरल पब्लिक है, वहाँ से उसके इर्द गिर्द के रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ अगर वो शिकायत करते हैं कि जी हमें प्रॉब्लम हो रही है, या कोई मुल्क के जो कवानीन है जैसे साउंड सिस्टम एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है कि आवाज़ें बहुत ज़्यादा बुलंद हैं और बाहर निकल रही हैं चादर से, वो चार दीवारी से, तो फिर जाके पुलिस उसमें एक्टिव हो सकती है। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि वो जाके उनकी प्राइवेसी में इंट्रूजन करे, ये बिल्कुल भी इसकी मतलब रेड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और उसके लिए जो ये जो निजी प्रॉपर्टी है इसके लिए उन्हें वारंट भी लेना ज़रूरी है। अच्छा, तो अच्छा एक और चीज़, ये जो छोटे छोटे होटल्स, गेस्ट हाउसेस वगैरह पे जहाँ पर लोग ऐसे जाते हैं और कुछ ऐसे कामों के लिए जब रेड मारने के लिए इनको इन्फॉर्मेशंस मिलती है और पुलिस रेड करती है, तो इन्फॉर्मेशंस देने वाले मोस्टली ये जो गेस्ट हाउस होटल्स होते हैं उनके कोई स्टाफ मेंबर्स होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होता है, स्टाफ का कोई ऐसा बंदा होता है जो पुलिस के साथ मिला हुआ होता है और उनको जो है ना कंप्लेन करता है, उनको बताता है, कंप्लेन नहीं करता, बेसिकली इनकी गेम सेट होती है कि जब वो उनको पकड़वाए, रेड करवाए, और रेड के बाद वो कुछ लोग जो है ना पुलिस को पैसा दे के तो छप्पड़ में निकल जाते हैं। अब वो जो पैसा मिलता पुलिस को, ठीक है, जान बचाने का, उसको छोड़ने का, उसमें से उसको उसका कमीशन मिलता है। जो बंदा बताता है कि ये कोई बंदी लेकर आया है तो ये जो है ना यहाँ पे कोई सही हरकत नहीं होने लगी तो रेट मार ले, उसका कमीशन भी होता है, उससे जब मिलता है पैसा, तो ये भी तो काम होता है। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये ऐसे केसेस हैं लेकिन बहुत रेयर केसेस हैं जिसमें जो होटल का स्टाफ है वो खुद ही शामिल होता है रेड पड़वाने में, ताकि
जो वहाँ से कपल्स या वहाँ पे बंदे मौजूद हैं, अगर आप उनको पकड़वाते हैं, आपको भी पता है जब पुलिस रेड करती है तो जो पुलिस का रवैया होता है उनके साथ वो निहायत ही इनमिकल होता है और वो बिलो डिग्निटी होता है, और लोग अपनी ऑनर सेव करने के लिए फिर उनको पैसे देते हैं और फिर ये उनसे चूँकि मिले होते हैं और फिर इनका कमीशन होता है या अपने कमीशन भी लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक डर्टी गेम है basically। They're just like an agent. Exactly. They're performing like an agent. हमारे पास एक कॉल है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा वरना कॉल मुझे कट करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी नुसरत जी? जी मेरा सबसे ये सवाल है कि ये जो आप अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि पुलिस वाले जो है ना ये अपनी मर्जी से इस तरह की हरकत करते हैं, तो जब इन लोगों पे कोई एक्शन आता है तो फिर वो भी लोग जो है इनके दिफा के लिए खड़े हो जाते हैं, या हमारे ये वकील हजरात इनके दिफा के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आया हम लोग फिर क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें। जी मैं बताता हूँ जी। देखिए कि ये हर शख्स का हक है, आईने पाकिस्तान और हमारा मुल्क का कानून उसको हक देता है कि अगर उसके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम आता है, कोई एफआईआर या प्रोसीडिंग उसके ख़िलाफ़ इनिशिएट की जाती है, वो अपने आप को डिफेंड करे थ्रू काउंसल और अपनी चॉइस का काउंसल इंगेज करे। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बुराई है। देखिए ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है, जैसे पुलिस वाले किसी के ऊपर अगर एफआईआर काटते हैं तो ये सिर्फ एक इल्ज़ाम होता है, उस इल्ज़ाम की तस्दीक या तरदीद जाके ट्रायल में होनी होती है, जज ने करनी होती है। इसी तरह पुलिस वाले भी इंसान है, अगर आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, एफआईआर कटवाते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो अगर कोई वकील उनको डिफेंड करने के लिए आता है तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बुराई है। क्योंकि देखिए अपने आप को डिफेंड करना, अपनी सफाई का मौका किसी को देना, ये हमारा दीन भी कहता है, इस्लाम भी कहता है और आईने पाकिस्तान भी कहता है। अच्छा, क्या पुलिस जो है दफ़ा 144 के तहत किसी निजी प्रॉपर्टी में दाखिल हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। देखिए 144 आप समझें कि ये तब है कि आपने इज्तिमा नहीं करना, आपने जो 5 बंदे हैं यानी उसमें कुछ SOPs हैं कि आपने वो इकट्ठा यकजा होके नहीं जाना या इकट्ठे नहीं होना, रियोटिंग का खतरा होता है। तो उसमें ये नहीं है पुलिस को इख्तियार के 144 लगी हुई है, निजी प्रॉपर्टीज के साथ उनका हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है। आखिरी सवाल मुझे बता दें, जो पार्कों में रेट मारते हैं, ठीक है, जाके पुलिस उनको बोलती है हाँ जी निकाहनामा दिखाओ, या भी चलती गाड़ी को रोक के अंधेरे में कोई लेट फैमिली निकली हो, मरी में लोग चले गए, होटल में चले गए, तो निकाहनामा दिखाओ, ठीक है, इसके बारे में जल्दी से बता। ये बिल्कुल इलीगल है। पुलिस विदाउट रीजनेबल कॉज किसी से ऐसे परेशान नहीं कर सकती, हैरास नहीं कर सकती है, और ये उनकी फ्रीडम है। रीजनेबल कॉज है हमारे पास, नहीं, रीजनेबल कॉज तो तब होना जब कोई ऑब्सीन एक्ट करे, वो जब कोई बंदा एक मर्द या एक औरत बैठे हुए हैं और उन्होंने कोई ऑब्सीन एक्ट नहीं किया है जिससे कोई पब्लिक को अनॉयंस हो, तो किसी को भी कोई हक हासिल नहीं है कि वो उनकी प्राइवेसी में जाके मुखल हो और उनसे जाके उनकी आइडेंटिटी पूछे जब तक कि उनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है। तो ये बिल्कुल शरन गैर कानूनी है और गैर आईनी है ये। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में सिर्फ ये कहूँगी कि देखें यार, कानून को फॉलो करके आप अगर किसी की पकड़ करते हैं तो पकड़ें, ठीक है, रेड करना है, कानून को फॉलो करके रेड करते हैं तो करें, मगर उसमें 2 चीज़ों का बिल्कुल ज़रूर ख्याल रखें कि एक तो अपनी शोहरत, अपनी पब्लिसिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस इदारे से, जिस पुलिस डिपार्टमेंट से आप लोग मुंसलिक हैं उसका एहतराम करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, कुछ पुलिस वाले जो ऐसी हरकत करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली इस पर सही वाला जो बड़े ऊपर ओहदेदान पे एक्शंस लें, इन ऐसे पुलिस वाले जो डिपार्टमेंट में काम करें, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कड़ी नज़र रखें, देखें कि किस तरीके से वो लोग किस तरह का कमीशन कमा रहे हैं, होटल्स में लोगों से, स्टाफ से पैसे लेते हैं, ठीक है, आगे लोगों से कमीशन लेते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे जो गिरोह बैठे हुए हैं, जो मिले हुए होते हैं ऐसे पुलिस वालों से, इन सब की पकड़ होनी चाहिए, तब ये जो है ना ये सफाया होगा। और तीसरी बात ये आखिरी कि किसी की प्राइवेसी को प्लीज़ पिक्चर्स में या वीडियोज़ में शाया करके, नुमाया करके, किसी की प्राइवेसी को आगे करके, फहाश करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। और कोई भी कानून ऐसी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी लड़की की, किसी भी लड़के की प्राइवेसी को या उसकी पिक्चर्स या वीडियोस को ऐसे आप सोशल मीडिया पे नुमाया करें। तो काइंडली ऐसी हरकत से बचें। और मैं छोटे छोटे भी लड़के, लड़कियां, बच्चे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के जितने भी लोग हैं उनको भी बोलूँगी कि आप लोग भी अगर आपको बहुत इश्क, मोहब्बत, प्यार, जुनून, दीवानगी हो गई है तो घर वालों से बात कीजिए, जैसे डॉक्टर से रुजू करते हैं उसी तरह आप अपने माँ बाप से रुजू कीजिए, बताइए हमें ये बीमारी है, हमें प्रॉब्लम है, हमें इश्क हो गया, हम पागल हो
लोग हैं, मगर ऐसे छोटे टके के होटलों में जाना, गेस्ट हाउसेस में जाना, किसी की बेटी की इज्जत है उसकी भी आपके साथ लगी है, ठीक है। अगर आप इतने बेटा ख़ानदानी है तो आप अपने घर पे बात करें, ना कि बच्ची को किसी होटल गेस्ट हाउसेस में ले जाके तो उसकी भी नुमाइश करवाएं, खुद की भी नुमाइश कराएं। वो लड़की ने कभी बुरखा पहना नहीं होता, ज़बरदस्ती उसको शॉपिंग में बुरखा ला के दे के तो बुरखे में लेके, यार प्लीज़ ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी ज़बरदस्त टॉपिक है अगेन, इसके ऊपर बात करेंगे, सुनिएगा, कॉल्स भी आपके शामिल करेंगे हम प्रोग्राम में। मेरे पास है नईमा किरण, साइकोलॉजिस्ट हैं। आज हमने इनसे बात करनी है, ये जो इमोशनल अब्यूज़ होता है, आपको पता है बहुत से रिश्तों में भी आपको इमोशनल अब्यूज़ किया जा रहा होता है। हम सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, हम कहते हैं यार हमें तकलीफ़ दी जा रही है, हमें डिप्रेशन दिया जा रहा है, औरत मर्द को, मर्द औरत को, दोनों तरीके से, दोनों तरफ से हो सकता है। तो ये जो इमोशनल अब्यूज़ है वो क्या होता है, असल में ये क्या है, ये जिस्मानी या ज़बानी ज़्यादती है, इसकी कैफियत है, ये क्या है? इसके बारे में बात करेंगे नाइमा जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तो बताइए ये जो इमोशनल अब्यूज़ है ये क्या होता है, किन रिश्तों में होता है, किस तरह होता है, और आम हरकत से कैसे ये डिफरेंट है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे शो में बुलाने के लिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। इमोशनल अब्यूज़ को हम अगर अपनी साइकोलॉजिकल टर्म्स में लें तो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और अगर मैं कहूँ तो सारे जो हम लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं इमोशनल अब्यूज़ का शिकार रह चुके हैं। हाँ, इमोशनल अब्यूज़ को आसान अल्फाज में साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी कहा जाता है, और ये हम लोग कहीं ना कहीं ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी एरिया में हम फेस कर रहे होते हैं इमोशनल अब्यूज़। और ये बेसिकली अब्यूज़ है क्या? अब्यूज़ ये है कि किसी पर्सन पे अपने पावर डायनामिक्स इंसर्ट करना, अपने आप को सुपीरियर समझना किसी से भी। अब वो पावर डायनामिक्स आप इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन आप इधर इमोशनली इंसर्ट कर रहे हो, क्योंकि इधर इमोशनल अब्यूज़ है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल वेज यूज़ कर सकते हो। आप जो है पहले तो लोगों को ट्रैप करोगे, पहले लोगों को ट्रैप करके आप अपने आप में इमोशनली डिपेंडेंट करते हो, एंड देन फिर आप उन्हें अब्यूज़ करना शुरू करते हो। अब इमोशनली ट्रैप किस तरह से किया जाता है? और ये कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जो खुद भी मेंटली तौर पे इनसिक्योर होते हैं। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हाइड करने के लिए ये बेसिकली इस तरह की हरकतें करते हैं। टॉक्सिक लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक किस्म के लोग होते हैं। ये दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और नॉर्मली आपने जो नार्सिस्टिक टर्म पर सुनी होगी, ये वो लोग बहुत यूज़ करते ये हैं। किन रिश्तों में किया जाता है? ये हर रिश्ते में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिश्ते में मुझे होता अगर आप एग्जाम्पल देके समझाएंगे, मुझे भी फिर उनको भी जी, समझ जी, आएगा, जी। देखने वालों को। जैसे पेरेंट्स और बच्चे के रिश्ते में होता है। अक्सर पेरेंट्स जो हैं बच्चे को कह रहे होते हैं तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो बहुत निकम्मे हो, तुम तो कंपैरिजन जब आ जाता है तो बड़ा बहन भाई जो है, क्योंकि वो टॉपर रह चुका होता है, तो वो अपने छोटे बहन भाई को कहता है कि तुम मेरी तरह नहीं बन सकते, तुम मेरे से टॉप नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही रह जाओगे। अब ये छोटी छोटी बातें, ये सिर्फ छोटी छोटी बातें हमें महज छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन जब वो जिसको कही जाती है ना, वो उसके दिल पे बहुत बुरी असर अच्छा, मैं आपसे एक बात सवाल ये भी करूंगी कि देखिए माशरे में ये वाली बात जैसे आप लोग कर रहे होते हैं, मेरा ये सवाल ही है, मैं अपना कोई मोटिव नहीं दे रही ना, कोई आपको अपनी कोई नज़रिया बता रही हूँ, मगर मैं आपसे बात ही कर रही हूँ। समटाइम्स जैसे क्योंकि हम जिन माहौल में पढ़े हैं, हम जिन जगहों पे देखे हैं, जिन लोगों में उठे बैठे बचपन गुजरा है, हमने तो ये चीज़ें देखी हैं मोस्टली, ठीक है। और उन्हीं बच्चों को मैंने आगे भी देखा है इसी तरीके से। लाइक मैं 8 भाई बहनों में सबसे छोटी बहन थी। मेरे जो बड़े भाई बहन थे वो मुझे कहते होते थे हमारा रिजल्ट ये आया है, तुम क्या कर रही हो, हमने ट्यूशन नहीं पढ़ा, हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमारा ये हो रहा है। तो उनको देख देख के मैं बिना ट्यूशन के फिर मैं आगे और मेहनत करती थी, मैं पढ़ती थी, मैं चीज़ें, मैं कंपटीशन का हिस्सा लेती थी और उसको बड़ा अच्छी तरीके से अचीव करती थी। अब मैं ये देखती हूँ कि जिस तरह के अब मैं शोज़ वगैरह कर रही होती हूँ तो उसमें मोस्टली मुझे यही सुनने को मिलता है कि ये इमोशनल अब्यूज़ है। तो अब ये मुझे समझ नहीं आता कि समटाइम्स ये भी तो ज़रूरी होता है ना कि बड़े भाई या माँ बाप अगर बच्चे को ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि वो चाहते हैं कि ये बच्चा जो है बाकी बच्चों से भी आगे मार्क्स लेके जाए, पढ़े, कुछ बने, कुछ आगे जाए, मेहनत करे। तो वहाँ पर हम बच्चे को रोक नहीं रहे ऐसी बातें करके, और उसको ये बल्कि उल्टा ये सिखा रहे हैं कि भाई ये तो इमोशनल अब्यूज़ है। आपको नहीं लगता कुछ इस तरह का भी सिस्टम है? एक्चुअली अब्यूज़ जहाँ पे आता है ना, वहाँ पे पैटर्न की बात की जाती है, नंबर ऑफ बिहेवियर्स इकट्ठे एक साथ होना। अगर कोई बड़ा बहन भाई बार बार आपको ये इस तरह की बातें कर रहा है, और वो बात कहने का तरीका है,
अब जैसे मोटिवेशन के लिए अगर हम किसी छोटे बहन भाई को बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो मोटिवेशन है, लेकिन कहने का तरीका है। अगर आप इंसल्टिंग वे में कर रहे हो, आप बहुत बेइज्जती कर रहे हो, आप अगले को छोटा फील करा रहे हो और आप अगले को सबके सामने ये बोल रहे हो हाँ, कि तुम ये पॉइंट, हाँ, तुम this कुछ is नहीं the कर सकते, point, this is the तुम point. कुछ नहीं कर सकते, Yes. अगले को सबके सामने जो है आप मतलब support आप नहीं- कह रही हैं कि अलग से ऐसे बोलना, या चलो चार फैमिली, दो फैमिली के मेंबर्स बैठे हैं, अम्मी अब्बू बैठे हैं, हाँ, बड़े भाई ने exactly. बोल दिया, बड़ी बहन ने बोल दिया, दैट समथिंग एल्स। कोई लोग आए हैं, उसके दोस्त बैठे हुए हैं, दोस्त स्कूल बैठे का हैं। एटमॉस्फेयर है, और वहाँ पर कोई बड़ा भाई या बहन बोल दे, दैट इज इंसल्टिंग, दैट इज इमोशनल अब्यूज देन। एग्जैक्टली, ये इमोशनल अब्यूज ठीक है, तो ये आपकी साइकोलॉजी जो है, साइकेट्रिस्ट हैं आप, क्योंकि आपको ज़्यादा डिटेल में पता है, तो मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब होती है उस बच्चे की, बहुत उस ज़्यादा इंसान ख़राब की? होती है, सेल्फ इस्टीम वहीं पे लो हो जाती है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी ख़त्म हो जाती है। और फिर यही जो बच्चे हैं, अब जाहिर सी बात है ये बचपन में हो रहा है, तो बच्चे हैं ये बड़े होकर या तो आधे से ज़्यादा अब्यूज़र बन जाएंगे खुद अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हाइड करने के लिए, या तो आधे से ज़्यादा अब्यूज़र्स बन जाएंगे, या फिर आधे से ज़्यादा जो हैं बहुत ज़्यादा सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे मेंटल इलनेसेस का शिकार हो जाते हैं। और जो स्ट्रेस ये ले रहे हैं वो प्रोलॉन्ग चलता जाए स्ट्रेस, तो उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी इश्यूज आने लग जाते हैं। अब जैसे ये तो माँ बाप के अंदर था, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का इमोशनल अब्यूज़ है वो है मियाँ बीवी के रिश्ते में। अच्छा, क्योंकि वो एक करीबी रिश्ता है, प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, और उसमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी अपने हस्बैंड के साथ एक्सपेक्टेशन होती है, हस्बैंड की वाइफ के साथ होती है। और उस टाइम पीरियड में इमोशनल अब्यूज हो रहा हो तो वो बहुत डैमेजिंग इफेक्ट्स लाता है। अब इनके रिश्ते में कोई एग्जांपल अगर आप मुझे थोड़ा सा दें, इनके रिश्ते में अक्सर तौर पे जैसे अक्सर ड्रामास भी आ चुके हुए इस चीज़ पे हाईलाइट करते हुए, अक्सर जो है ना शौहर बीवी को कह रहा होता है ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए, चाहे बीवी का फेवरेट कलर होता है, वो अच्छी लग भी रही होती है, लेकिन उसको बजाय इंसल्ट करने के लिए ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए, ये इतनी गहरी लिपस्टिक क्यों लगाई है, अभी साफ करो। हाँ अभी साफ करो, गहरी लिपस्टिक क्यों लगाई है, ये तुम इतनी मोटी क्यों हो गई हो, तुम्हें ना तमीज़ नहीं है, तुम बाकियों को देखो। और फिर बाकियों को भी बीच में लेके आते हैं, तुम बाकियों को देखो, बाकियों की बीवियां देखो कितने फैशनेबल होकर आती हैं और तुम्हें तमीज़ नहीं है। ये बीवियां बाकियों के मियाँओं को दिखाना शुरू कर दें, इनको लग पाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पे बात करेंगे इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और ये कितना मेंटल हेल्थ के लिए ख़तरनाक है, इस पे बात करेंगे। नाइमा किरण जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग इमोशनल अब्यूज़ के ऊपर बात करें, हमारा टॉपिक है, आपकी कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो गैस लाइटनिंग है ये क्या चीज़ होती है, ये किस लिए होता है? गैस लाइटिंग जो है इमोशनल अब्यूज़ की एक मैनिपुलेशन टेक्निक है, जो कि लोग कॉमनली हमारे यहाँ यूज़ की जाती है। आप जैसे कि अगर मैं एक्ट करके बताऊँ, आप मेरे साथ हैं, मेरी दोस्त है, आपको कोई बात बुरी लगी है, आप बोल सकती हैं कोई बात बुरी लगी है मेरे पर, तुम्हें मैंने बात जो करती हूँ तुम उठा के तुम शाजिया को बता देती हो। भाई जब मैं तुमसे कोई बात करूँ ना तो मेरे हद तक रखा करो, मेरी हर बात जाके शाजिया को मत बताया करो, वो आगे दूसरों को बता देती है। क्या हो गया है, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कभी। तुमने की है, मगर अपना कोई राज तो मैं बताती हूँ तो अपनी बहन समझ के बताती हूँ, तुम आगे से उसको बता देती हो। नहीं नहीं, तुम ये सब खुद से सोच रही हो, ऐसा सब तुम्हारे दिमाग में है, तुम बहुत ज्यादा सोचने लग गई हो। सुनाइए मुझे तुम्हारी वॉइस कॉल सारी, मैंने तुम्हारी वॉइस कॉल सुनी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों ऐसा करूंगी तुम्हारे साथ? क्यों झूठ बोल रही हो, मैंने खुद सुनी है वॉइस कॉल ऐसा तुम्हारी। कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ क्यों मैं करूंगी कोई भी ऐसा? बात करती हूँ जाके तुम उसको सारी वॉइस कर देती हो। ऐसा नहीं है, वो भी तुम्हारे इंटरेस्टेड दिमाग नहीं में है तुम्हारी चीज़ें। बात सुनने के लिए, मगर तुम तुम्हारे दिमाग में बहुत ऐसा है। अच्छी हो, मगर सिर्फ अपनी आदत से मजबूर हो। अपनी खसलत ठीक कर लो तो तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हारे दिमाग में ऐसा है, मुझे तो लगता है तुम्हारे कि दिमाग में होगा, तुम मेरे पागल हो दिमाग रही हो, में नहीं मुझे है। तो लगता है तुम पागल हो रही हो, तुम्हें चेक करवाने की जरूरत है, जरूर ऐसा हो रहा होगा मसला तुम्हारे साथ। चलो मैं पागल हूँ, मगर तुम उससे भी मान पागल हो। नहीं नहीं, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा, तुम्हें ऐसा लगता है। तो अच्छा, हाँ लगता मेरे है बारे तुम्हें में ऐसा नहीं सोचा। हाँ सच में, तो फिर क्यों बातें करती हो जाके उसको? मैं तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती हूँ। ये तारीफें होती हैं? हाँ, भाई मैं तो जो तुम्हें तारीफ करती हूँ। भाई मेरे साथ जो भी है, मुझसे मेरा जो भी पर्सनल तुम्हें अगर मैंने बता दिया अपनी बहन समझ के, दोस्त समझ के, मेरे अंदर घुसती हो तो मैं बताती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे आगे बैठ के अपने रोने की, उसको बताने की ऐसा क्या जरूरत कुछ भी नहीं है। अक्का बुआ वो जाके पूरे जान को बोल रही होती मेरी अब बातें। देखो तुम्हारी बातें किसी किसी को कैसे पता चलती है मुझे क्या पता हो, लेकिन मैंने ऐसा किसी को नहीं कहा। हाँ वो मुझे कह रही थी आई तुम इतनी बड़ी फिजाली। हाँ तो वो अब किसी ने बोल दिया होगा तुम्हारे किसी बारे ने? में। तुमने बोला है, अपनी जुबान पे काबू रखो, हाँ, सोच मैंने सोच तो के बोला बोला, करो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बहुत मैंने कब तेज बोला? हो, बहुत तेज हो, मानोगे तो नहीं है ना।
मैं क्यों मानूं? मतलब मैं जब किया ही नहीं है तो मैं तुम मानूं अपनी क्यों? खसलत बदल लो ना, तुम ठीक हो जाओगी। तुम अपनी खसलत से मजबूर हो। मैंने जब किया ही नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? कितनी तुम मुंह पे झूठ बोल देती हो। तुम्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है? देखो, मुझे अल्लाह का खौफ तो तब होगा ना जब मैंने कुछ किया होगा। तुम ही तो करती हो, तुम ही तो कल्प्रिट हो, तो शर्म तो है कोई नहीं। गिल्ट इतनी सी भी नहीं तुम्हारे अंदर, मैंने देखा है। देखो, तुम्हें अब इतनी सारी बातें तुम कर लेती हो ठाकर, तुम अपने से सोच लेती हो। मैं पागल हूँ, मैं सोचूंगी। तुम सोचने पे मजबूर करती हो। ना करो ऐसी हरकत, ठीक हो जाओ। देखो तुम खुद ही मिलना सोच छोड़ रही हो। दूंगी, मैं ब्लॉक कर दूंगी। देखो तुम खुद ही सोच रही हो। देखा? देखो तुम खुद ही सोच रही हो। अच्छा, देखो तुम खुद ही सोच रहे हो, देखो तुम खुद, मतलब तुम मानेगी नहीं, आगे से इल्जाम लगाएगी दूसरे पे। ये वाली चीज है, इसे कहते हैं गैस लाइटनिंग। कुछ भी हो वो आगे वाले को कहेगी तुम ही गलत। हाँ, वो तुम ही गलत हो, और इवेंचुअली जब आपको बार बार ये चीज़ कही जाएगी हाँ। तो आप इवेंचुअली यकीन करने लग जाओगे। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो इतने हाईली क्वालिफाइड पर्सन, और इमोशनल अब्यूज़ के बाद वो खुद को कुछ समझ वो करने लग गए, वो बल्कि उसकी ही बात पे यकीन करने लग गए कि नहीं यार ऐसा ही है, वाकई मेरे साथ मसला, मुझ में कोई मसला है, वाकई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। वो सही कहता है, वाकई मेरे साथ ये इशू आ रहा है। मतलब इतने हाईली क्वालिफाइड लोगों का भी हाल है, और ये लड़कियां भी करती हैं। लड़के नहीं करते सिर्फ ये इमोशनल अब्यूज़, लड़कियां भी आगे आगे इमोशनल अब्यूज़ में। अच्छा? गिल्ट ट्रिपिंग लड़कियां भी करेंगी, मैनिपुलेशन आपको करेंगी, कंट्रोल बिहेवियर होगा, जहाँ पे लड़की होगी थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की, वो कंट्रोलिंग बिहेवियर भी देगी। अब कंट्रोलिंग बिहेवियर सिर्फ इधर से नहीं है, फाइनेंशियली आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। तुम्हें इतने पैसे दिए, तुम इतने ही खर्चा करोगी। है? हाँ, ऐसे भी है, तुम्हें इतने पैसे दिए, तुम इतना खर्चा करोगी, हर खर्चे का हिसाब लेंगे आपसे। मतलब आपको कहीं से भी इंडिपेंडेंसी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है अगर आपको वो इंडिपेंडेंसी दे देंगे तो फिर आप तो उनके अब्यूज़ से बाहर निकल जाओगे। आपको उन्होंने प्रॉपर ट्रैप किया होता है, और ट्रैप कैसे किया होता है? लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग बहुत अच्छी चीज़ है। स्टार्टिंग में आपको इतनी अफेक्शन केयर देना कि आपको ये लगे कि इससे तो अच्छा मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, इससे तो अच्छा मुझे कोई मिल नहीं सकता। स्टार्टिंग में कहेंगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। गिफ्ट्स आ रहे होंगे आपके पास, आपके सामने जो है ना आपके घर वालों से बड़ी इज्जत से बात हो रही होगी, आपको बड़ी इज्जत दे रहे होंगे, गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहे हैं, भैया आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने तक है। जब उनको पता चल जाता है ना कि अब ये बंदी या बंदा मेरे पे ट्रस्ट करने लग गया, फिर वो अपना जो है ना जादू दिखाने लगते हैं। अच्छा, एक और भी सीन होता है इस तरह का, यही इमोशनल अब्यूज़ में, कि पहले जो है ना लड़ाई शुरू हो जाएगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा, गालम गलौज तक बात आ जाएगी, चपेड़ों तक करा लेते हैं, और उसके बाद फूल लेके आ जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे और सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो सारा ग्राफ उन्होंने अपना गिराया हुआ होता है, ज़बान गंदी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो ये अच्छा माफ़ी के बाद फिर दोबारा किसी टाइम पे फिर उनका सीन ऊपर हो जाएगा, फिर कोई चपेड़ा करा ये देंगे, love फिर bombing कोई है गाली ना? करा देंगे, ये love फिर bombing किसी के सामने जलील कर देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर माफ़ी फूल लेके। यार ये इस तरीके के लोगों के लिए क्या होता है? ये क्या सीन है? ये सारी इमोशनल अब्यूज़ है। ये आपको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपसे बेटर पर्सन को नहीं मिल सकता। अच्छा, तो ये आपको छोड़ते नहीं हैं, आपको जो है ना एक साइड व्हील करके ज़रूर रखेंगे कि जब जो है ना इनका जैसा, जब इनको ये लगेगा ना कि यार अगला पर्सन जो है ना अब मेरे से दूर जा रहा है, अगला पर्सन जो है ना अब कहीं मूव ऑन ना करने लग जाए, तो जब उनको ये चीज़ आती है ना माइंड में, वो फौरन से लव तो बॉम्बिंग ये स्टार्ट कर देते हैं। चालाक लोग हैं या फिर ये शातिर इस तरह के लोग हैं, या फिर ये दिमागी खलल, बीमार है कोई? दिमागी मसला है, दिमागी मसला है। दिमागी मसला है। अच्छा, और ऐसा जो है ना, ये जो बिहेवियर जो आप बता रही हैं ना, ये मोस्टली नार्सिसिस्टिक लोग करते हैं। अच्छा, इनको इलाज की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा इलाज की जरूरत है, लेकिन ये मानते नहीं है। मानते नहीं है? ये कभी भी नहीं मानेंगे कि हमें मसला है, इनके अंदर वो गिल्ट वाला सीन कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो ये सिर्फ नाटकबाजी होती है माफी की। बायोलॉजिकली इनके अंदर इश्यूज है, हम्म, बायोलॉजिकली इनकी ब्रेन में इश्यूज है, तो ये ना किसी की फीलिंग समझ सकते हैं और ना ये गिल्ट वाला मसला इनमें आएगा। ये अपने तमाशों में खुद रहते हैं, अपनी फिल्म चला रहे होते हैं और सामने को अपने उंगलियों पे नचा रहे होते हैं, है ना? अपना Thank you. फ़ायदा भी देखना है, और जो इनके साथ हैं भी नहीं उनको भी नुकसान पहुंचाना है। अच्छा, कहीं से फ़ायदेमंद नहीं है। थैंक यू सो मच टाइमा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़े मज़े की एक्ट भी किया आपने मेरे साथ। इट वॉज नॉट रियल, इट वॉज जस्ट टू शो यू कि कैसे लोग होते हैं, क्या होता है मोस्टली, और इस तरीके से आपको जो है ना अपने काबू में कर रहे होते हैं और आपको जलील कर रहे होते हैं और आप ही पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, जबकि आपकी गलती नहीं होती। आप सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो आपको उल्टा गिल्ट कराते हैं कि आप अपने गिलेबान में जाको, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो।
इस टाइप के लोग, इनसे बचें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ये आज सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर टॉपिक इसलिए डिसाइड किया था करने को कि ताकि आपको समझ आ सके कि इस तरीके के लोग हमारे माशरे में, हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम की जगह पे कैसे हमारे दिमाग को ख़राब करते और हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ज़बरदस्त मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं मेरे पास और उनके बारे में बता दूँ, सीनियर ब्रांड मैनेजर कश्मीर कुकिंग ऑयल से यहाँ पर हमने मधु की हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं और अपने ब्रांड के लिए भी बात करेंगी। और एक और हमारे पास शी मैटर्स जो है एक जो कि ख़वातीन के हिसाब से एक ऐसा टॉपिक मुझे लगता है कि जो एक ऐसा काम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम कर रही हैं उस पर भी बात करेंगे। तो मेरे पास जो मौजूद हैं वो सबसे पहले है अलीना लोधी जी, जो कि सीनियर ब्रांड मैनेजर कश्मीर कुकिंग ऑयल यूनाइटेड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से है। 14 साल से इनका एक्सपीरियंस है और जनाब ये ख़वातीन के कॉज को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कश्मीर कुकिंग ऑयल के प्लेटफॉर्म से सपोर्ट कर रही हैं और ख़वातीन में मैं कहूँगी अवेयरनेस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसीलिए आज हमने इनको इधर मधु किया। वेलकम करते हैं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू ग्रेट। सो मच। सबसे पहले हम कश्मीर कुकिंग ऑयल के ही बारे में बात करेंगे कि कश्मीर कुकिंग ऑयल की मार्केटिंग टीम ख़वातीन पर मुश्तमिल है और ये किस तरह से अपनी काम को, अपनी चीज़ों को यकीनी बनाती है। आप इसका जवाब दीजिएगा ज़रा, फिर हम एक और गेस्ट को मधु करेंगे। एज यू नो, कश्मीर कुकिंग ऑयल इट्स हेवली अ फीमेल सेंट्रिक ब्रांड। ख़वातीन ही ज़्यादा कुकिंग ऑयल ख़रीदती हैं अपने फैमिलीज़ के लिए एंड वी हैव ए हाई massive women force in our company as well, and we are basically driving the communication message for everyone in our audience. हम ensure करते हैं कि जो हमारा message है it is authentic, it is about empowering women, it's ensuring that women thrive. So हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम हमारी एडवर्टाइजिंग हो, हमारे जो भी प्लेटफॉर्म्स के साथ हम पार्टनर करें, that message translates to them. And we just want to make sure that women understand the importance that they have in our societies, और हम कोशिश करते हैं कि हम उसी तरह के प्लेटफॉर्म से एसोसिएट करें which allow us to do that. That's so nice. अच्छा, एक और मेरी मेहमान है, उनको भी बल्कि मैं मधु करूँगी। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। हवील, कैसी हैं? ठीक ठाक। Very You're well. a bit late. Yes, I am. We were waiting for you. But anything which is working for good Yeah. for the society can be, late as well. But thank you very much, Fiza, for having me in the show. अलीना Assalamualaikum, लोधी everybody. मेरे साथ मौजूद है। मैं आपके बारे में बता दूं क्योंकि हम लोग तो आपस में बात करते रहेंगे, लोगों को भी बताऊं कि कौन है अलीना लोधी जो है साइमा मेरे अरशद। साथ है। साइमा अरशद। साइम अरशद, आपका नाम साइम अरशद है? जी। ओके, साइम अरशद जी मेरे साथ मौजूद है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। ठीक है, और अभी मेरी आप दोनों से पहली मुलाकात है। एक और भी हैं जो कि अलीना लोधी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। जी, आई एम। अच्छा, अलीना तो आप हैं, फिर ये she's not. हैं, She's not कंफ्यूज ही कर दिया मुझे आज आप लोगों ने नामों में। सारा मैं गिचपिच ही हो गया, एक कोई लेट आ रहा है, कोई जल्दी आ रहा है, सबके नाम की खिचड़ी बना दिया आज मैंने। अच्छा, क्योंकि आप लेट आई हैं। और ये नवीरा अदनान जी जो है। So नवीरा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरा नाम साइमा अरशद है और मैं प्लेटफॉर्म शी मैटर्स उसको रिप्रेजेंट करती हूँ। आपकी कोलैबोरेशन है इनके साथ? Okay. इनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। दिस इज अलीना लोधी, शी इज द सीनियर ब्रांड मैनेजर एट कश्मीर। और इनके साथ हम पार्टनरशिप में बहुत सी चीज़ें, बहुत से एक्शंस, बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। थोड़ा सा शी मैटर्स के ऊपर बताती चलूँ कि वो शी मैटर्स है क्या। शी मैटर्स बेसिकली इनिशिएटिव क्या है? जी बिल्कुल। शी मैटर्स स्टार्टेड इन 2017 एंड ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि एक अज़म का नाम था, एक इरादे का नाम था, एक ख्वाब का नाम था। अच्छा। कि कैसे हम इंश्योर कर सके विमेन को सोसाइटी में उनकी वॉइस को सुना जाए। तो इसका जो उस टाइम हमने स्लोगन सोचा, वो सोचा ऐड योर वॉइस टू द ऑर्केस्ट्रा ऑफ लाइफ, #she matters. अच्छा। So how do we ensure that the advocacy and the voice of women is heard? तो ये एक एडवोकेसी प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद आगे जाते हुए इस इरादे ने एक ज़ोर पकड़ा। इन जैसे पार्टनर्स हमारे साथ शामिल हुए, इसके अलावा बहुत सारे पार्टनर्स हमारे साथ शामिल हैं और आज ये एक मूवमेंट है।
हम सब मिल के अज़म करते हैं कि हर साल इंटरनेशनल वुमेन डे के दौरान हम इकट्ठे होते हैं, हम इरादा करते हैं कि हम पूरे साल में कौन से ऐसे काम, एक्शंस, प्रोजेक्ट्स करेंगे जिससे औरतें उभर के सामने आएंगी। इसका विजन जो है, जो आप सोच रही थी, इसके बारे में बोलूँगी कि जैसे ख़वातीन को सोशल बैरियर और प्रोफेशनल बैरियर्स जो है उसको तोड़ने में किस तरह से हेल्पफुल है ये शी मैटर्स? तो देखिए, हर चीज़ जो कि एक कह सकते हैं आपके नई होती है या जिसकी इतनी आगाही नहीं होती, जानकारी नहीं होती, तो उसमें तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उसकी अवेयरनेस क्रिएट करें। तो शी मैटर्स बहुत अवेयरनेस क्रिएट करता है विमेन एनेबलमेंट की, विमेन राइट्स की, विमेन एम्पावरमेंट की। उसके साथ ही साथ हम बहुत सारे ऐसे एक्शंस और प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करते हैं जिससे वो औरतें, चाहे वो स्किल्ड बैकग्राउंड की हैं, चाहे अनस्किल्ड हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे होम शेफ्स हैं, चाहे होम मेकर्स हैं, तो किसी भी तबके से उनका ताल्लुक़ है सोसाइटी में, शी मैटर्स मिल के उन लोगों के साथ हैंडशेक करके इरादा ये करता है, काम ये करता है कि हम उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इक़दाम करें जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए किए जा सके। तो हर साल हम ये जो आप सामने क्लिप देख रहे हैं, हाँ। ये हमारे पिछले साल की एनुअल कॉन्फ्रेंस है। इसमें हमने बहुत से शी हीरोज़ को बुलाया जो कि बहुत पूरा साल काम करती रही डिफरेंट तबके में, चाहे वो पुलिस से उनका ताल्लुक था, चाहे वो होम शेफ थी, चाहे वो होम मेकर हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट की सीईओ हैं, चाहे वो लॉयर हैं। आप भी शी हीरो हैं, आपको इसलिए तो बुलाया यहाँ पे। आप भी शी हीरो हैं, मैं तो खुद so बहुत much. अप्रिशिएट और करती आप हूँ। खुद एक शी हीरो हैं और हम आपको बुलाते हैं नेक्स्ट वीक में, मंडे को 24 को हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस एनुअल कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है दैट इज़ मार्च फॉरवर्ड। तो पिछले साल हमारा टॉपिक था काउंट हर इन, तो नाउ वी हैव काउंटेड हर इन, we have to together enable her to march forward to the right direction she wants to take in कोई her life. सक्सेस स्टोरी भी मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रा शेयर करें, देखने वालों को ज़रा अट्रैक्ट होगा, चीज़ का पता चलेगा। कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगता है कि आपकी इस शी मैटर से बड़ी अट्रैक्शन लोगों को मिले और समझ जी आए? बिल्कुल। सो हम फूड पैंडा के साथ होम शेफ्स के लिए बहुत काम करते हैं। ऐसी वो तमाम ख़वातीन जो कि होम शेफ्स हैं और उनको अपने बिज़नेस को स्केलेबल नहीं करना आया, तो हमने फूड पैंडा के साथ कोलैबोरेट की ताकि हम उनको स्केलेबल बना सकें, वो अपने बिज़नेस को बड़ा कर सकें। इसी तरह लास्ट ईयर जब मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही थी तब भी मेरे पास इस तरह की ख़वातीन आई थी जो फूड पैंडा में पता नहीं कहाँ दूर दराज ऐसे इलाकों में घर बैठ के ना, उनके लिए तो वो एक फाइनेंस बिजनेस हो गया था, मुझे लग रहा था। एंड दे वर डूइंग वेरी वेल, मेकिंग वेरी वेल। जी जी बिल्कुल। और कश्मीर के साथ हम बहुत से ऐसा काम करते हैं। देखें, कश्मीर घर घर में है, घर घर में है। और अगर हम सोसाइटी में देखें तो 50% से अबव ख़वातीन हैं और जो मेल्स हैं वो हमारे बहुत बड़े काउंटर पार्ट्स हैं, हमारे सबसे बड़े एनेबलर हैं, सबसे बड़े सपोर्टर हैं। और हमने उनको मज़ीद आगे लेके आना है ताकि हम शाना बशाना होके सोसाइटी में अपने काम कर सकें। तो कश्मीर की मदद से जो हम काम करते हैं वो एक तमाम घरों तक पहुंच जाता है। हम बहुत सी कैंपेन्स, डिजिटल कैंपेन्स करते हैं ताकि औरतों को छोटी छोटी जानकारी हो। देखें, हम ऐसी सोसाइटी में इस टाइम हैं जहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन को बहुत सारी आगाही, अवेयरनेस नहीं है। उनके अपने, पहली बात तो ये कि फ़िज़ा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये बताती चलूँ कि हमें, और कश्मीर हमारे साथ हैं इस चीज़ पे, हमें किसी राइट के लिए लड़ना नहीं है। राइट्स हमारे पास हैं, हमें एम्पावरमेंट छीननी नहीं है। हम तो एम्पावर्ड हैं, वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। अब सोसाइटी का, कश्मीर का, फ़िज़ा का, साइमा का काम क्या है? हम सबका काम ये है कि हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो चाहे वो औरत जो घर में बैठी है, अच्छा पकाती है, कश्मीर कुकिंग ऑयल यूज़ करती है, अगर वो होम शेफ बनना चाहती है, उसको कैसे बनना है? वाह। अगर वो अपने बिजनेस को स्केलेबल करके ऑनलाइन लाना चाहती है, उसने कैसे करना है? अगर कोई एक ऐसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से औरत है जो कि कोई काम करना चाहती है, स्किल सीखना चाहती है, चाहे प्लम्बिंग सीखना चाहती है, चाहे वो पेंटर बनना चाहती है, उसको स्किल कैसे सिखाना है? सो हुनर फाउंडेशन हमारे साथ एक पार्टनर है, उनको हम डिफरेंट स्किल सिखाते हैं ताकि डिफरेंट कंपनीज उन्हें पिक करें और उनके लिए। इज इट ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट? जी, हुनर की एक ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज करती क्या हैं, जैसे अगर आपकी इजाज़त से मैं कुछ कंपनीज का नाम ले सकूं तो
जो कि बहुत सी कंपनीज जो हैं वो इसको स्पॉन्सर कर देती हैं, क्योंकि देखें हर कंपनी चाहती है कि वो वुमेन को ऊपर लेके आए। क्या बात है। अच्छा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, कश्मीर कुकिंग ऑयल की जो मार्केटिंग टीम है वो औरतों पे मुश्तमिल है, ठीक है, इस पर भी कुछ बात की, इस तरह बताइए, क्योंकि ज़्यादा तादाद आपके कंपनी कल्चर में जो ये विमेंस हैं इनको किस तरह से प्रमोट किया जाता है? टॉक अबाउट इट। So firstly, एक तो the company allows women to work on high impact projects. ठीक है, we feel that our voice is heard, we are part of the narrative, we are part of the story. I think it's more than about just hiring women कि आपने एक कोटा आपने fulfill करना है, आपने सीट भरनी है, कि आपने एक लड़की को बिठा दिया. It's more than that. It's more about fostering a culture that you let women thrive, you let women speak, you let women make decisions, you make sure that they are heard of. And that is the same message जो हम अपनी सारी marketing में आगे भी लेके जाते हैं. We make sure that whatever our message is, it resonates with women. It resonates with your homemaker, to your corporate females, anyone. So as Saima said, that everyone in our surroundings, from men to families, they are enablers. They are the ones who should be provide us with the outlets to make sure that every थोड़ा उर्दू individual's भी रखें dreams ताकि वो are fulfilled. जो औरतें जिनको सुनना है और जिनको काम करना है, जो घर बैठी हैं, तो थोड़ा उनको भी इजी समझ आए। मार्केट स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात करेंगे, मगर हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ठीक है? अच्छा जी, वेलकम बैक। साइम मुर्शद से बात कर रहे थे हम। ये जो मार्च फॉरवर्ड है, जो पीसी में आपका इवेंट है, ये क्या है? मंडे को जो हो रहा है, इसमें क्या तकरीब में एग्जैक्टली आपका क्या इनिशिएटिव, क्या है मोटिव, क्या है? सो ये इंटरनेशनल वुमेन डे के दौरान की जो थीम है उसके ऊपर हमने बनाया, इसका नाम है मार्च फॉरवर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वुमेन को हमने इंक्लूड कर लिया, उसको वॉइस करने में मदद कर ली, अब उसको इनेबल कैसे करना है दैट शी कैन मार्च फॉरवर्ड। तो इसमें हमारे साथ जितने हमारे पार्टनर्स हैं वो शामिल होंगे। हम एंटरप्रेन्योर्स से सुनेंगे, उनसे उनके कारोबार के बारे में सुनेंगे कि उनको आगे बढ़ने में जिस कंपनी में मदद करनी है वो कैसे करनी है। इसके अलावा वो तमाम औरतें जो डिफरेंट कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हैं, CEOs हैं, लीडर्स हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ क्या है। देखें, इंस्पिरेशन होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे फ़िज़ा, आप एक इंस्पिरेशन है, आपको देख के बहुत सी लड़कियां जो हैं वो बहुत इंस्पायर करेंगी कि हमने भी ये बनना है। इसी तरह हम इंस्पिरेशंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम उन इंस्पिरेशंस को वहाँ बुलाएंगे। फिर हम डिफरेंट तबके से, चाहे वो लॉयर है, डॉक्टर है, किसी और तबके से उसका ताल्लुक है, टीचर है, एनीथिंग, उन सब से सुनेंगे कि उनको ऊपर बढ़ने के लिए, ऊपर आने के लिए, तरक्की करने के लिए क्या मुश्किलात है, ताकि हम इकोसिस्टम में उन मुश्किलात का हल ढूंढें। अच्छा। और जब वो ऊपर आई हैं उन्होंने क्या स्टेप्स लें, ताकि ऑडियंस में बैठे हुए लोग, डिजिटल मीडिया पे सुनने वाले लोग, कंपनीज में बैठे हुए लोग इस चीज़ को समझें कि हम ऐसे ऊपर आ सकते। कुछ सक्सेस स्टोरीज में आपको जैसे कही थी कि शेयर कीजिए, कुछ ज़रा आप देखने वालों को, समझने वालों को ज़रा अपनी ज़बान में समझाइए। कौन कौन सी ऐसी आपको लगा शी मैटर्स ने कुकिंग ऑयल के साथ मिलके ऐसी कोई कोलैबोरेशंस जो है उसमें कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी? जी, तो कोलैबोरेशंस तो वैसे हमारी बहुत हैं इनके साथ, लेकिन हम एक ऐसी औरत का जिक्र करते हैं, नाम मैं नहीं लूँगी, जो कि सिंगल पेरेंट थी और उनके पास अपने बच्चे संभालने के लिए और अपने माँ बाप को टेक केयर करने के लिए वसाइल अवेलेबल नहीं थे। तो हमने मिलके उनको स्पॉट किया, उन्होंने हमसे पूछा कि मैं क्या करूं, उनको हमने पूरा एक प्लेटफॉर्म दिया कि कश्मीर ने उसको टेकअप किया, और प्लेटफॉर्म देने के बाद हमने ये देखा कि इनको हम कैसे एक होम शेफ़ की सूरत में सामने लेके आ सकते हैं। अच्छा देखें, इसमें बहुत ज़रूरी ये है फ़िज़ा कि ऐसी औरतों की मेंटल और इमोशनल एम्पावरमेंट बहुत नीचे होती है, तो उनको उससे निकाला, फिर उनको उनके कारोबार के बारे में बताया। आज वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए जो इनकम सिनारियो जनरेट कर रही हैं। साइम, जो पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं उनको बराबरी के लिए किस तरीके के मसाइल जो है दरपेश आते हैं, इस पर भी बात कीजिए। देखें, ये हमारा सोसाइटी का अलमिया है। इस सोसाइटी में हमें जो माइंडसेट है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनकी भी कि ये जो माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं और जो वुमेन को एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट सामने ला रहे हैं। हमें तो अगर हम पीछे चले जाएं फ़िज़ा, तो औरतों को इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझा जाता था। हालांकि अगर आप देखें, एक फ्रेंच स्कॉलर, एक फ्रेंच फ़िलासफ़र का ये ख्याल है, और ये आपको रिसर्च में मिल जाएगा, कि औरत किसी भी सोसाइटी में एक इंस्टीट्यूट है।
उस इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट को पकड़ें, संभालें, उसको तालीम दें ताकि वो नस्ल एक अच्छी बना सके, मैं उसको तो हमेशा तालीम यही दें, कहती हूँ वो कि एक घर अच्छा बना और सके। बच्चों की जो सबसे असल टीचर होती है, सबसे पहली तो माँ होती है, क्योंकि उसको हर लैंग्वेज समझ आती है बच्चे की, और बच्चे को वो अपनी किसी भी लैंग्वेज में समझा सकती है। उसके बाद उसको ज़िंदगी के बड़े उस्ताद मिलते हैं। तो माँ का पढ़ा लिखा होना, माँ का काम करना, कारोबार में सेटल होना, पैसा कमाना, मैं कहती हूँ स्टैब्लिश होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आगे जो हालात पेश आएँ, यार बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है जी। यू आर डूइंग गुड जॉब गाइस। थैंक यू। Thank you फिजा so एक much. और बात कहना क्या? चाहूँगी कि मेरा ये ख्याल है कि हमें ये प्रपोर्ट करना चाहिए कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर हैज़ टू बी अ सिक्योर मैन। वाओ, क्योंकि अगर यही काम है शी मैटर्स का कि सोसाइटी में एनेबलमेंट कैसे लानी है ताकि मर्द अपने आप को मेंटल सिक्योरिटी में लेके आए, इनसिक्योर ना हों और औरतों को ऊपर आने के मौके मैसर करें, इनेबल करें। वाह, बराबरी के साथ, है ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आखिरी में कुछ कहना चाहती हूँ, कोई ऐसी बात आपको लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल ऑल द वुमेन आउट जी, देयर? मैं कश्मीर के साथ मिलके एक बात ये कहना चाहती हूँ कि पावर ऑफ ड्रीम बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ा सोचें, बड़ा ख्वाब देखें, लेकिन बैठे हुए ख्वाब कंप्लीट नहीं होना। You have उस to work on ख्वाब it. को तामील में लाने You के have to लिए work on it. उसको Hard. वर्क करें, मार्च फॉरवर्ड करें। वाह। कैसे करना है? पार्टनर्स ढूंढें। वो कौन से पार्टनर्स हैं जो आपको मार्च फॉरवर्ड में हेल्प कर सकेंगे। पहले अपना अज़म रखें, ख्वाब को क्लियर रखें। उस ख्वाब तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, उसमें अपने स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स क्रिएट करें, इकोसिस्टम बनाएं और आगे चलें। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल द women from She Matters community, myself and Kamran Rizvi and Kashmir Oil. वाह, वेरी नाइस, ग्रेट टाइम। आप भी कुछ एंड में कहना चाहेंगी? नहीं, we are very proud and very excited to be partnering up with She Matters for the 3rd time in the row, and we look forward to an amazing event. Hope to see everyone there. इनके इंग्लिश के नीचे से उर्दू में तर्जुमा आपको रील्स में मिल जाएगा। मैंने कहा मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मैंने इनके साथ कोलैब किया है, और ये एक अच्छा कॉज है, अच्छा काम है जिसमें औरतों के लिए जो है रास्ते फराहम हो रहे हैं। और वो जो औरतें जो सुन रही हैं, जो काम करना चाहती हैं, जो देखना चाहती हैं, तो वो इस तरीके से आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जब इस तरह की जो बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं कहूँगी वो मिलके इस तरह की कोलैबोरेशंस कर सकती हैं, तो व्हाई नॉट कश्मीर कुकिंग ऑयल और शी मैटर्स मिलके कर सकते हैं। तो आप लोग फिर आगे बढ़िए ना, आप लोग के तो रास्ते हैं, ना बैठिए घर में, काम कीजिए, कुछ बन के दिखाइए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मलिक शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और मैंने इनको यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि ये जो फेसबुक है, इससे किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, इससे किस तरह की अर्निंग हो सकती है, और क्या तरीके होते हैं कि फ़ेसबुक पे अकाउंट बना तो लिया है, उसको मोनेटाइज कैसे करना है, फिर उसके ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ें अपलोड करनी है, फिर जो स्ट्राइक आ जाती हैं, अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, ये क्या होता है, किस तरीके से, सब कुछ। मलिक शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या? फेसबुक से पैसे कमाए जा सकते हैं क्या? बहुत ज़्यादा कमाए जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं साउथ कोरिया से बिलोंग करता हूं। वहाँ मेरी सैलरी थी, बेसिक सैलरी 7 लाख, और ओवर टाइम डाल के आप अंदाज़ा लगा लें कितनी बनती होगी। वो मैंने तकरीबन 1.5 साल हो गया छोड़ दिया। तो उससे डबल, कई दफ़ा ट्रिपल, कई दफ़ा उससे ज़्यादा फेसबुक मुझे दे रहा है। नहीं तो ऐसा क्या करते हैं जो आप इतना पैसा कमा लेते हैं? फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। मैंने एक दफ़ा एक पेज पे, मल्टीपल पेज चल रहे हैं मेरे, एक पेज सिर्फ मैंने हाई लिखा है, हाई, उस पे मेरे $100 बने। उसके बाद एक छोटा सा क्यूट बेबी था, उसकी मैंने पिक्चर लगाई, एक दिन में $700 बनाए। अब मैंने कंपेयर किया, ये इसका बोनस था फेसबुक का। तो मैंने जो चैट जीपीटी है उससे एक छोटी सी स्टोरी लिखवाई, खुद कुछ नहीं किया, उससे स्टोरी लिखाई, उसके नीचे हैशटैग उसने मुझे रेलिवेंट दे दिए, नीचे एक पिक्चर लगाई, और वो मैंने अपलोड कर दी। मेरी ऑडियंस जो थी वो मैंने यूएसए को टारगेट किया हुआ था। एक दिन के बाद उस पर $1700 बनाए। तो फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे महीने का मैंने 20-25 डॉलर निकाला है। तो माशाल्लाह बहुत फिट जा रहा है मेरा। आए कैसे आप फेसबुक की तरफ, आपको किसने बताया? क्या आम अकाउंट जैसे बंदा खोलता है फेसबुक का, बस वैसे खोलना है, ये सब कुछ उस तरह से हो जाएगा? बिल्कुल, पाकिस्तान में भी मोनेटाइजेशन होती है। लोग अगर तो आप कितने राइट अकाउंट बना के डालते हैं जी, लोग तो कितने अकाउंट बनाते रहते हैं, पाकिस्तान में टाइम ज़ाया करते हैं, पैसा तो कोई नहीं देखिए कमाता। फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, उस पर ज़्यादातर लोग मोनेटाइजेशन पे जाते हैं।
पहले अकाउंट बना लिया, अकाउंट बना लिया आपने, अपलोडिंग की। अगर आपके पास अच्छी ऑडियंस आ गई, आपको अच्छी फॉलोइंग आ गई, तो आप छोटा मोटा कोई अगर जॉब करते हैं तो आप वो सेल कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। आप अगर आपकी बुटीक है, आपका कोई शॉप है, ये फेसबुक अकाउंट बनाना है या फैन पेज बनाना है? पेज बना लें, ग्रुप बना लें। आपकी आईडी है, आईडी पे आप उस फैन पेज पे भी बना सकते हैं? बिल्कुल, पेज भी चला सकते हैं आप, ग्रुप चला सकते हैं आप, अपनी आईडी से भी कर सकते हैं। आपकी आईडी भी मोनेटाइज होती है। अच्छा, उस पे भी पैसे कमाए जा सकते बिल्कुल, उससे कमा सकते हैं। अभी ये फेसबुक जो है नया टूल दे रहा है। क्या बेहतर है, आईडी बेहतर है, फैन पेज बेहतर है, किस पे ज्यादा पैसे अर्निंग बेस्ट है? यही होता है कि आप पेज बनाएं, क्योंकि आईडी आपके नाम पे होती है और जो पेज होता है वो आपके बिजनेस के नाम पे होता है। आप अच्छा, जो अब business कर घर बैठ के किस तरह से आम बंदा जो है वो पैसे कमा सकते हैं? जो आपको पता है सफ़ेद पोश लोग हैं, बापर्दा होती हैं कुछ औरतें, वो लोगों के सामने जॉब वगैरह नहीं, बाहर नहीं निकल सकती, तो वो किस तरीके से, या कोई ऐसे ज़ईफ़ लोग हैं घर बैठ के किस तरीके से फेसबुक पे पैसा देखिए, कमा सकते हैं? आपके पास अब लोग कहते हैं ओरिजिनल कंटेंट। अब घर में बैठी होते हैं, वो सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, कोई नया डिज़ाइन बनाती हैं, कोई पिक्चर बना रही है, वो आप बना के अपलोड करें, पिक्चर भी लगाएं, पोस्ट लगाएं। चैट जीपीटी आपको बहुत कुछ लिख के देता है, आप वो नहीं कर सकते, आप मेमीज़ बना लें। आप प्रीमियम ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें रग्बी चल रही है, फुटबॉल है, तो आप 2 प्लेयर को आपस में उनको पैच करें कि आप किसको लाइक करते हैं, तो आपको नीचे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, आपको ऑडियंस मिलने शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या ये आपका ये जो है ओरिजिनल कंटेंट है, उसमें आप मीमीज़ बनाएं, किसी को भी 2 पर्सनैलिटी को उठा के कुछ ना कुछ लिख दें, फ़नी लिख दें। लोग मोस्टली गानों के ऊपर बनाते हैं, तो फेसबुक से अगर गाने उठा के उधर से ही फैन पेज से और उसके ऊपर वीडियोस बनाई जाए तो क्या उस पर भी पैसा आएगा? फेसबुक पे आपको कॉपीराइट आता है, म्यूजिक जो है, अगर फेसबुक से उठा रहे हैं तब भी? वो फेसबुक पे म्यूजिक जो पड़ा होता है उसके साथ लिखा होता है कि ये कॉपीराइट है और ये कॉपीराइट फ्री है। तो जो कॉपीराइट फ्री है उसको वो उठाया आप जा use कर सकता है, सकते हैं, वो उसमें use लिखा कर होता है, सकते हैं। मेंशन जी, होता है। जी, अगर वो मेरी बहनें उसके ऊपर कोई वीडियो अपने कोई कुकिंग का या कोई कढ़ाई का या कोई अपनी चीज़ें सामान या अपना कोई कॉस्मेटिक कोई ब्रांड कोई चीज़ बना के बिल्कुल, बेचना बिल्कुल चाहती हैं, कर तो पीछे म्यूजिक यूज़ कर सकती हैं बिल्कुल कर टू सकते हैं, अट्रैक्ट द ऑडियंस, उससे कोई स्ट्राइक नहीं कोई आएगी, मसला नहीं होता। पैसा भी आएगा अर्निंग। बिल्कुल आएगा। अच्छा, अब इस तरीके की पिक्चर्स चीज़ें, अच्छा पहले तो हम मोनेटाइजेशन पे आ जाते हैं। मोनेटाइजेशन को कितना टाइम लगेगा और घर बैठ के औरत किस तरीके से मोनेटाइज कर सकती है? क्या किसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा मोनेटाइज करवाने के लिए अपना अकाउंट, या कोई दुकानें खुली हैं जहाँ पे जाना पड़ेगा, या कोई प्रोफेशनल आईटी के बंदे हायर करने पड़ेंगे जिनको बोलना पड़ेगा मोनेटाइज करके दो, या ये खुद घर में बैठ के लड़की कर सकती है अगर कोई मैट्रिक पास है, 7-8 पढ़ी हुई है क्लास? जी बिल्कुल, आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। आप जब आपके पास अच्छी ऑडियंस आ जाती है, आप राइट मैनेजर के लिए अप्लाई करें, पाकिस्तान से उसको अप्लाई करें, आपका पाकिस्तानी बैंक भी लग जाएगा। अगर आपके पास राइट मैनेजर नहीं है तो इसमें 2 वे है अर्निंग के। अगर आपके पास मतलब घर में जो भी लेडीज़ काम कर रही हैं, तो हाउस वाइफ जितनी भी हैं जो वो प्रोडक्ट बना रही हैं, अगर वो लोकल अगर उसको इस्तेमाल करती हैं लोकल एरिया में, तो उसकी नीचे वो प्राइस दे सकती हैं। वो नहीं, sell मैं कर ये सकती हैं। समझ गई मोनेटाइजेशन किस तरह कराना है, ये मुझे आप बता दें। मैंने अमूमन मोस्टली ना जो रक्शे होते हैं जा रहे होते हैं उनके पीछे लिखा देखा है कि अगर आपने अकाउंट को फेसबुक को मोनेटाइज कराना तो इस नंबर पे रब्ता करें, तो इसलिए मुझे बता दें यूट्यूब मोनेटाइजेशन करा लें, ये करा लें, तो आप मुझे थोड़ा बता दें कि फेसबुक को किस तरीके से मोनेटाइज करना है आम बैठ के घर बैठ की औरत ने? देखिए, फेसबुक की जो मोनेटाइजेशन है इस वक्त बहुत ईजी है। एक तो है इनवाइट बेस पे, आपका एक फॉलोअर भी नहीं है, आपका एक व्यूज़ भी नहीं है, फेसबुक ने आपको नोटिफिकेशन भेजना है कि हमने आपको फलाना टूल दे दिया है, इसको सेटअप कर लें। अच्छा। आप वहाँ क्लिक करें, आप टैक्स डिटेल वाला डालें, नीचे बैंक लगाएं, अर्निंग स्टार्ट है आपकी। है इतना मतलब फेसबुक इतना आसान है कि आज से 2 साल पहले फेसबुक ने एक टूल दिया था, रील प्ले बोनस। आपको 1 मिलियन व्यू पे $1200 बनना था, और हम सुबह रील लगाते थे, शाम को 1200 एक पेज पे पूरा कर लेते थे, तो हमारे पास काम ही नहीं रहता था। 1200 तो पूरा हो गया, फिर हम नया पेज बनाते थे, उस पर फिर लगा देते थे, उसको उसके साथ शेयर कर देते थे। अब ये अकाउंट जो यूएसए से मोनेटाइज होता है, यूके से मोनेटाइज वो होता है, बहुत आसान ये है। कराना जरूरी है पैसों के लिए या फिर देखिए, पाकिस्तान? 2 चीज़ें, एक तो ये है कि आपने राइट मैनेजर ले लिया, फिर तो पाकिस्तान से अगर आपको राइट मैनेजर बिलफाल फेसबुक हर बंदे को अप्रूव नहीं देता, नहीं हो रहा, तो आप VPN यूज़ करें, या इसमें एक RDP का कंसेप्ट भी है, या आपका कोई रेलिवेंट रहता है दूसरे मुल्क में, उसे कहें कि एक कंप्यूटर ऑन करके आपको दे दे, उसका एक्सेस दे दे, आप यहाँ से बैठ के उस कंप्यूटर का एक्सेस लें और वहाँ से अपलोडिंग करें। जहाँ सारा तैयार करें वीडियो, उठा के उस दूसरे जो USA में, UK में, कनाडा में, कहीं भी आपका रेलिवेंट है, उस PC में डालें और वहाँ से अपलोडिंग करते रहें। और अगर ये नहीं होता तो पाकिस्तान से भी राइट मैनेजर के थ्रू कर राइट सकते हैं, मैनेजर या फिर ये VPN लगा के, हाँ। VPN लगा के कर सकते हैं अपलोडिंग, फिर उसमें कोई मसला नहीं कोई है। मसला नहीं है इसमें। अच्छा, और क्या क्या तरीके हैं? कोई अपना कारोबार कर रहा है, कोई अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, कोई चीज़ ऑनलाइन बेचना चाह रहा है, ये सारे तरीके बता दें।
ये सारे मतलब आप बिलफाज आपकी बुटीक है, मैं आप लेडीज़ के वाले से बात करूँगा, मॉर्निंग शो ज़्यादातर ख्वातीन देखती हैं घर में बैठी, कोई अच्छी आप रेसिपी है आपके पास, आपकी कुकिंग अच्छी आती है, आप ऊपर छोटा सा कैमरा फिट कर लें, उससे आप वीडियो बनाएं, उस वीडियो की रील तैयार करें, उसी रेसिपी की आप पिक्चर लें, उसी रेसिपी को आप रिटर्न लिख दें, ये सारी चीज़ें आपको पैसा देंगी। जो इसका CM टूल है उसमें आपने पोस्ट लगाई है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सिर्फ मैंने हाई लिखा है, उसका मैंने $100 ले लिया। तो आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस आपके साथ कितनी मतलब अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, जी हाँ। ना कि किसी ऐसे एडवर्टाइजिंग के लिए जाके किसी को पैसा दें, बर्बाद करें, अपनी प्रोडक्ट की खुद फेसबुक पे देखिए, इन अभी चीज़ों पे कुछ ये जो हमारी कम्युनिटी है फेसबुक की, कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा कह रहा है अब जैसे मैं बैठा हूँ, मैं महीने का $10,000-20,000 कमा रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि मैं आपके पास जाऊँगा तो आपको कहूँगा मुझे 10-20,000 PKR दे दें, मैं आपका काम करूँगा। अगर वो इतना कमा रहा है तो वो आपका काम क्यों कर रहा है? वो अपना ही करेगा, वो PKR में कभी भी नहीं करेगा। एक बंदा USD में कर रहा है तो वो PKR उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। अब मैं 10,000, 20,000, $30,000 महीने का कमा रहा हूँ, तो एक बंदा आकर मुझे 50,000 देता है तो क्या वो 50,000 लूँगा? कभी भी नहीं लूँगा। मेरे पास इतना टाइम, जितना टाइम मैं उस पर वेस्ट करूँगा वही मैं अपने टाइम पे लगाऊंगा, तो वहाँ में हो सकता है $1,000 बना लूँ। तो वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे। यूट्यूब पे जाएँ, आपको हर एक चीज़ को सिखाया हुआ है, मैंने खुद सिखाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे मेंटोर हैं जिन्होंने एक एक चीज़ बताई हुई है। आपके जहन में जो क्वेश्चन आता है, आप फेसबुक पे जाएँ, सर्च का बटन क्लिक करें, आप वहाँ पे अपना सवाल लिखें, आपको नीचे रेलिवेंट वीडियो आपने पोस्ट आ कितने जाएगी। अकाउंट बनाए हुए? मेरे अकाउंट नहीं है इतने ज़्यादा, पेजेस होते हैं। आप पेजेस different आपने pages। कितने बनाए? मेरी एक ही आईडी पे बनाए हुए, अलग अलग नहीं आईडी? अलग अलग आईडी है, मेरी पूरी टीम है। ठीक मेरी है, एक ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं फिर, और ये जो बैलेंस बातें रह गई हैं ज़रूर कीजिएगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब मेरे साथ बैठे हैं और क्या मैं आपको बताऊं, हम लोग बैठे कुछ भी नहीं कर रहे होते, कमा नहीं रहे होते। मैं उन लोगों की बात तो ज़रूर करूँगी जो सफ़ेद पोश हैं। देखें, अभी बहुत से लोग हैं जिनके हालात ऐसे होते हैं, जिनको कमाने का कोई तरीका नहीं पता होता। तो देखें, मलिक साहब कितने सही बंदे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। बैठ के यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से उन्होंने तरीका बताया है, इनकम बताया कि किस तरीके से वो कमा लेते होते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट कर सकते हैं फेसबुक पे, उसी के ज़रिए आप पैसा भी कमा सकते हैं। प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो रही है और एक एक तस्वीरों पे, एक एक वीडियो पे आप पैसा भी कमा रहे हैं डॉलरों में। यार व्हाट एल्स यू नीड? ऐसे ही है, कोई ऐसी बात जो बेसिक आपको ज़रूरी बताना ज़रूरी है तो बता दें। देखिए, फेसबुक पे जो है ना, वो बाकी प्लेटफॉर्म की माँ है। अच्छा। आप इस पे यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हैं, आप किसी की प्रमोशन कर सकते हैं। मसलन आप घर में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई काम नहीं हाँ, जैसे टिकटॉक पे लिंक्स वगैरह शेयर नहीं होते, तो ये फेसबुक पे सारे लिंक्स वगैरह। यूट्यूब पे नहीं, आप अमेजोन के लिंक शेयर करें, आप स्टोरी पे लिंक लगाएं, वेबसाइट के लिंक लगाएं। आपकी वेबसाइट है वो चलेगी, आपका छोटा सा कारोबार है वो चलेगा। आप कुछ भी नहीं आता आपको, हाँ। आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आपको सिलाई कढ़ाई भी नहीं आती, आपकी कोई शॉप भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नील है, फिर भी फेसबुक आपको पैसा देगा। सर, आप वो बात कर रहे थे ना ब्रेक में, किसी की शक्ल नहीं है, अगर वो फिर भी अपनी तस्वीर लगाए तब भी पैसा आएगा। मैं यही कह रहा हूँ ना, किसी के पास कोई टैलेंट नहीं है, फेसबुक उसको भी पैसा देगा। वो क्या करे, बाहर निकले, रिव्यू देना शुरू कर दे। ऐसे ही होटल पे चला गया, खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था या बहुत बुरा खाना था, यही बोलना शुरू कर दे। थोड़े से अरसे के बाद लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे। रेस्टोरेंट वाले आपको बुलाएंगे कि हमारा रिव्यू दे दो, आप उनसे 50,000 लाख ले लो। और हमारे घर के नहीं, कुछ मामू चाचा ताया होते हैं जो लोगों की शादियों में जाके कहते हैं खाना अच्छा था और बोतलें ठंडी थी, यही बोलना शुरू कर दे, पैसे आएंगे, है ना? बिल्कुल आएंगे। वो आप खाना खा के एंड पे कह दें नमक कम था, तो उसी पे लाफ्टर पड़ जाना है, आपका $1,000-2,000 बन जाना है। वाह वाह वाह, क्या तरीका बता दिया। देखें जी, जो घर बैठ के कमाना चाहते हैं वो फेसबुक को अपने अकाउंट्स जो है वो बनाएं, उसको मोनेटाइज कराएं, कुछ अच्छा कंटेंट बनाएं, उसको बनाकर जो है अपलोड करें और अपने प्रोडक्ट को भी सेल करें, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। ख़ास तौर पे वो बैठी मेरी बहनें घर की जो कोई सिलाई कढ़ाई करती हैं, कपड़ा डिज़ाइन करती हैं, कोई अच्छी स्टिचिंग करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो वो आप ज़रूर कीजिए। एंड में कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई ऐसी बात, ट्रिक, जी, कोई मैं ट्रिक बताना चाहें? एंड पे यही कहूँगा कि आप फेसबुक के साथ जुड़ जाएं, उसका पेज बना लें, उसका ग्रुप बना लें, उसकी आईडी, इन तीनों चीज़ों को आपने चलाए रखना है। किसी भी वक्त आपके किसी पेज पे इनवाइट आ सकती है, किसी भी वक्त आपके ग्रुप बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। आप किसी की लिंक, किसी का ग्रुप के थ्रू कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है? ग्रुप में आप दूसरे, अभी मेरे पास एक बड़ा ग्रुप है, बिल्कुल 1 लाख उस पर मेम्बर है। आपका पास पेज है वो ग्रो नहीं कर रहा, आप मुझे कहते हैं कि मेरे पेज को वीडियो शेयर करने दो, मैं उससे आपसे चार्जेस लेके आपके लिंक वहाँ शेयर कर दूंगा। मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपका ग्रुप पड़ा हुआ है,
आपके पास 5-10 लोग आते हैं, उनके एक एक लिंक आप वहाँ पे उनको तो परमिशन ये देते हैं। ग्रुप कैसे बनता है फिर फेसबुक पे? वैसे ही आईडी पे जाएं, क्रिएट ए ग्रुप करें, उसका नाम दें, उसकी डीपी लगाएं, उस पे जिस क्या लीज बात पे आया वो उस पे आप अपलोडिंग करने शुरू कर दें। थैंक यू मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा गाइड किया है। देखें यही बात होती है, जिसको रोशनी दिख रही हो तो वो दूसरे को भी रोशनी का रास्ता दिखाता है, अंधेरे में धक्के नहीं देता। तो इन्होंने दिखाया है, आप इसका फ़ायदा उठाइए, काम कीजिए और पैसे कमाइए। आपसे मुलाकात करती हूँ कल। टेक केयर।